नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं एक नजूमी, एक ज्योतिषी, एक भविष्यवेत्ता। आप लोग चौंक रहे होंगे कि अचानक से मैं अपने अग्रज और प्रारब्ध के फाउंडर एडिटर अवनीश पीएन शर्मा जी को किन नामों से पुकार रहा हूं, लेकिन याद कीजिए, इन्होंने झारखंड के बारे में कुछ भविष्यवाणी की थी और वो भविष्यवाणी अब सच होने के करीब है। इन्होंने बंगाल के बारे में कुछ कुछ बातें कही थी और वो भविष्यवाणी भी सच होने के करीब है। आज इनसे फिर वैसी ही एक भविष्यवाणी करवाने जा रहे हैं। आज है मसला पंजाब। पंजाब में पंचनद है। पंजाब की जगह अगर पंचनद कहें तो कितना अच्छा लगेगा। पंचनद में भाजपा के अश्वमेध का घोड़ा पहुंच चुका है और खबरें ऐसी आ रही हैं कि राहुल विंची जी भी अपनी विदेश यात्रा से लौटकर पगटूट घोड़े की तरह उधर ही पहुंचे हैं। उन्होंने अपने नौकर नहीं, अपने अध्यक्ष, आदत है मुंह से निकल जाता है साहब, उन्होंने खड़गे साहब को तलब किया और पूछा कि ये पंजाब में क्या हो रहा है। खड़गे साहब ने कुछ अपनी आए बाएं साएं शैली में कुछ कुछ उनको बताया है, लेकिन वडिंगा और चन्नी के बीच की जंग है कि थमने का नाम ही नहीं लेती। वैसे ये बात भी सच है कि दुकान चाहे लुट जाए फुट जाए, लेकिन दुकान पर लाला जी के बेटे ही बैठेंगे। याद कीजिए केरल में मुस्लिम लीग ने 20 दिनों तक मामले को लटकाए रखा, लेकिन जब तक हाईकमान यानी प्रियंका जी और राहुल जी ने फैसला नहीं किया, और अंत में वहां प्रियंका जी की जीत हुई थी, हालांकि वो एक अलग मसला है। अब ये ज्यादा देर तक मैं अगर बोलता रहूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि मैं आप लोगों को वंचित कर रहा हूं भविष्यवाणी से, इसलिए सीधे चलते हैं फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है और सीधे पहला सवाल, पंजाब में क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, व्यालोक भाई आपको नमस्ते, सभी दर्शकों को भी प्रणाम। देखिए, पंजाब में क्या हो रहा है इसको नहीं, चलिए मान लेते हैं ये उड़ती हुई खबर है। चलिए ले लेते हैं उड़ती हुई खबर है कि एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री पंजाब के और एक बड़े समुदाय के नेता जो कि उस समुदाय में प्रभाव रखते हैं। तीसरी बात, वो समुदाय पंजाब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा समुदाय है, संभवतः भारत में सबसे बड़ा समुदाय है। उसके नेता बीजेपी के संपर्क में, एक तरफ ये ले लेते हैं और फिर कल्पना करते हैं थोड़ी देर कि वो नाम कौन सा हो सकता है। चलिए दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे नेता जो कि एक बड़े समुदाय के नेता हैं, एक बहुत बड़ा चेहरा है और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस समय अपनी पार्टी में बगावत किए बैठे हैं। वो ये कहते हैं कि दो चीजें, हे कांग्रेस पार्टी, हे राहुल गांधी, अपने पंजाब सूबे के जो तुम्हारे स्टेट अध्यक्ष हैं उनको हटा दो, और दूसरा, मुझे आगे आने वाले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रचारित कर दो, चेहरा बना दो। दो बातें मैंने इस तरफ की बताई, दो बातें मैंने इस तरफ की बताई। इन दोनों बातों को आलोक में रख कर अगर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और जैसे फोरेंसिक जांच वाले जब पुलिस वाले किसी व्यक्ति का चेहरा बनाते हैं, एक पोस्टर जारी करते हैं, तो वो कौन सी छवि बनती है? वो छवि बनती है पंजाब के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की। चन्नी की इस समय अपनी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? राहुल गांधी 20-22 दिनों के बाद न जाने कहां से लौटे हैं, क्यों लौटे हैं? अब तो ये भी सवाल होता है कि क्यों लौटे हैं, कभी कभी पूछ लेना चाहिए। भाई, भारतीय राजनीति में, भारतीय समाज में, भारत में उनका क्या योगदान है? ऐसा व्यक्ति जो ये कहता हो कि पूरे भारत में पेट्रोल बिखरा पड़ा है, माचिस की तीली लगानी चाहिए, अबे भाई तू भारत क्यों लौटा है? फिर मेरा ये सवाल आता है, वही कहता ऐसा आदमी जो माचिस की तीली भारत को जलाने के लिए लेके घूमता हो, बे मेरे भाई तू भारत क्यों लौटा, तू चला ही क्यों नहीं जाता? खैर, ये अलग बात। उनकी अपनी पार्टी में क्या चल रहा है? दरअसल कांग्रेस पार्टी इस समय भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग वाली पॉलिटिक्स, और एक मैं जो बड़ा विशेष रूप से कहता हूं, मैं अभी आपको एहसास कराऊंगा कि चन्नी क्यों सूट करते हैं भाजपा को, क्यों ये कयास है। मैं कोई नाम
हम आप कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं है बैठ के नाम लें। मैं स्थितियों का परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर हम जरा ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा संभव है और ऐसा क्यों ना संभव हो। तो ऐसे में वह पंजाब जो पूरे भारत की सबसे बड़ी दलित आबादी रखता है, इस बात से तो किसी को इनकार नहीं। ऑफिशियली आप कहते हैं कि 35%, 36% है, लेकिन हकीकत यह है कि 42-43% है। उस सबसे बड़ी दलित आबादी रखने वाले पंजाब का समाज का चरित्र क्या है? व्यालोक भाई, मुझे कभी कभी अपने दक्षिणपंथी लोगों पर भी बड़ा तरस आता है। ठीक है, वो मनुवाद मनुवाद आपको मनुवादी कहते हैं कई बार, और लोग उसको ताना लेके तरह तरह की सफाई देते हुए पूछते हैं, कड़ा टंगा था किसके गले में, कब टंगा था झाड़ू। अरे भाई, इस तरह के जस्टिफिकेशन देने की क्या जरूरत है? मैं तो बड़ा सिंपल से पूछता हूँ, वे लोग जो बात बात पर मनुवादी कह के ताना देते हैं, अगर वह सेम फिलॉसफी हम पंजाब में लेके चले आए, तो क्या ये सच नहीं है कि 42% दलित आबादी के बाद भी पंजाब में दलित राजनीति को कभी भी स्थान नहीं मिला, स्थापित ही नहीं हो सकी? सिर्फ एक उदाहरण आपको देता हूं। आज के भारत में, वर्तमान भारत में, पुराने दलित नेताओं को छोड़ दीजिए बाबू जगजीवन राम को, छोड़ दीजिए अंबेडकर बाबू को, लेकिन वर्तमान समय में काशीराम से बड़ा कोई दलित राजनीति का पुरोधा मुझे तो नहीं दिखाई देता। काशीराम कहां से ताल्लुक रखते थे? काशीराम पंजाब से ताल्लुक रखते थे। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना उन्होंने कहाँ की? पंजाब में की। क्यों? नेचुरल था, सबसे बड़ी दलित आबादी, तो सबसे बड़ा इस देश का एक कालखंड का दलित नेता कहां से निकलेगा? वो पंजाब से निकलेगा। लेकिन क्या 10 से 12% मात्र जट सिखों ने, जो कि पंजाब की राजनीति पर एकाधिकार है उनका, मनवादी पैटर्न की तरह, जो कथित मनवादी पैटर्न ये आरोप लगाते हैं, उन्होंने उन्हें स्थापित होने दिया? नहीं। क्या पंजाब में जट सिख या सामान्य गुरुद्वारों में वहां की 42-44% गैर जट सिख आबादी, जो कि सिख वेश में रहती है, रामदसिया सिख हैं, रैदासी सिख हैं, क्या वो उस उन गुरुद्वारों में प्रवेश पाते हैं? नहीं पाते हैं। आप जरा पंजाब का पता करिए, रक्त रंजित इतिहास रहा है सिर्फ गुरुद्वारों में प्रवेश के लिए। 42 से 44% हमारे सिख और हिंदू भाई, जो कि हमारे सिखिज्म को फॉलो करते हैं, वो गुरु घर बनाते हैं, गुरुद्वारे रखते हैं। क्या ये हकीकत नहीं है कि उनके गुरुद्वारे अलग होते हैं, उनके बर्तन अलग होते हैं, न वहां कोई जट सिख जा सकता है और न ही सामान्य गुरुद्वारों में वो जा सकते हैं? क्या ये हकीकत नहीं? क्या ये हकीकत नहीं है कि इन्हीं सामाजिक जो भेदभाव है, जो छुआछूत है, इसी की वजह से पंजाब में बड़े बड़े डेरों की परंपरा है और उन डेरों के लाखों लाख फॉलोअर्स हैं? ये पंजाब के सामाजिक संरचना का एक इतना बड़ा दोष है, जिसके सामने कानों में शीशा पिघला के डालने वाले, गले में झाड़ू टांग के घुमाने वाले, ये सारे बेहोश हो जाएंगे। जितना बड़ा सोशल डिस्क्रिमिनेशन आज के वर्तमान समय में भी पंजाब में है, भारतीय जनता पार्टी अपनी सोशल इंजीनियरिंग के साथ पंजाब में इस नेक्सस को ध्वस्त कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में 42% जो गैर जट सिख दलित भाई हैं उनके ऊपर, और साथ में हिंदुओं के ऊपर, ये एक सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस कर रही है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी पंजाब में इस सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस करती है, तो वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा, जो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है अपनी पार्टी में, उसका क्लेम बनता है कि भाई जट सिखों का ही क्यों यहाँ पर कब्जा रहे। अध्यक्ष जट सिख से आते हैं और वो इस बात के लिए लड़ रहा है कि जट सिखों से कांग्रेस को बचाओ और पंजाब की 42% आबादी को उसकी नुमाइंदगी दो, मुझे सीएम फेस बनाओ। राहुल गांधी अगर ये नहीं करते हैं, कांग्रेस ये नहीं करती है, क्यों? क्योंकि उनके सामने मनुवादी राजनीति का चस्का है। कारण क्या?
चन्नी को याद कीजिए, उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, चन्नी उसी पंजाब में अपनी दोनों सीट हार गए थे। तो कांग्रेस राजनीतिक नफा नुकसान और एक बार फिर घुटने टेक रही है किसके सामने? जो जट सिख का डोमिनेंस है। भाजपा सबका साथ सबका विकास। दूसरी बार मुझे तरस आता है उन लोगों पर कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। ये नारे लगाने वाले सामाजिक समता का नारा और चूरन बेचने वाले कहाँ हैं पंजाब के बारे में? भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। और ये कोई अलबेली चीज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी करेगी, पता नहीं क्या होगा पंजाब में। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने यह काम पहले कर चुका है। याद कीजिए, क्या हरियाणा की राजनीति में कभी ये कल्पना की जा सकती थी कि कोई गैर जट सिख वहां का कोई गैर जाट वहां का मुख्यमंत्री बने? नहीं। लेकिन भाजपा ने उसी आधार पर काम किया, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और एक बनाम 36 जातियां करके इस धारणा को तोड़ दिया कि हरियाणा में कोई गैर जाट मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। इससे पहले ये प्रयोग झारखंड में भाजपा कर चुकी है, जहां ये कहा जाता था कि कोई गैर आदिवासी बन ही नहीं सकता। तो असल में भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो मायावती का थोथा नारा है उसको जी रही है। पंजाब में ये बहुत बड़ा स्कोप है। कारण ये कि उसने यह काम हरियाणा में करके दिखाया है। बंगाल में, अभी आप याद कीजिए, बंगाल में ये गांव की पार्टी मानी जाती थी। अब जाके उसमें भद्र लोग जुड़े हैं तो आपको ये नतीजा दिखाई दे रहा है। और अब ये हो रहा है कि नहीं, बंगाल जाग चुका। तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास वाला जो एक उनकी थियरी है, इसमें पंजाब के लिए स्पेसिफिक तरीके से एक मॉडल डेवलप किया है। तो आप मुझे ये बताइए कि अपनी पार्टी में तिरस्कार झेल रहे एक ऐसे दलित नेता, उसकी जेन्युइन जगह कहाँ बनती है? आप मुझे ये बताइए। हेमंता विश्व शर्मा जैसे राष्ट्रवादी व्यक्ति की जेन्युइन जगह कहाँ बनी बयालोक जी? मुझे बता दीजिए। शुभेंदु अधिकारी जैसे राष्ट्र प्रथम, और जिसका फंडा इतना क्लियर हो कि हमें मियाँ भाई ने वोट नहीं दिया है, हम उन्हीं के लिए काम करेंगे जो हमें मतदान करते हैं, जो हमें चुन के लाते हैं। तो इस तरह के प्रयोगों को सफल तरीके से अंजाम देने वाली भाजपा के लिए नेचुरल जगह चन्नी की तो वहीं बनती है। तो ये तो जी। मुझे लगता है कि पंजाब के सामाजिक क्रांति की मांग है कि चन्नी जैसा नेता वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। और एक चीज और, अब उसमें कुछ लोग पाखंडी शुद्धतावाद अभी बतियाएंगे। वो कहेंगे साहब फिर तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दरी चद्दर बिछाए, आप जो है बाहर से किसी को ले आएंगे। तो अरे मेरे भैया, आप ही दूसरे मुंह से या पता नहीं किस मुंह से ये भी कहते हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा कहने वाले न जाने किस दूसरे या तीसरे छिद्र से अपने शरीर के ये भी तो कहते हैं कि अरे भाई साहब, पंजाब में आप भारतीय जनता पार्टी के ग्रोथ की क्या बात करते हैं? कहाँ है उसका काडर, कहाँ है उसके लोग? तो जरा आज कल्पना कीजिए कि अगर आपको किसी राज्य में या आगे ऐसे राज्य में जहां आप कभी शिवसेना की उंगली पकड़ के पैया पैया लंगड़ाते हुए चले हों, शिवसेना ने मौका परस्ती के साथ आपको छोड़ दिया हो, वहां अगर चन्नी प्रोफाइल जैसा एक नेता आपके साथ ऐड होता है तो पहले दिन से आपके पास हर एक बूथ पर बस्ता उठाने वाला एक काडर मौजूद होगा। तो चन्नी को भाजपा सूट करती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो पंजाब में जो पंजाबी भाजपा बन के उसने वहां का रोग पहचाना है कि एक बनाम अदर्स, वो जट सिख जिन्होंने डोमिनेंस रखा है, उनके खिलाफ अब एक सामाजिक क्रांति पंजाब में होनी है। ठीक यह क्रांति भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में करके दिखा चुकी है। तो संभवतः ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें चन्नी ऑटोमेटिकली एक नेचुरल सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के कन्वेयर पर चलते हुए भाजपा खेमे में आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। यह पंजाब की इस समय की जरूरत है। जी। भविष्यवाणी आपने नहीं की, जरूरत को बताया। दर्शक आप लोग समझ रहे हैं ना? अब
एक छोटी सी भविष्यवाणी करके चाहिए। पंजाब में इस बार 5 कोने का मुकाबला है। कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, भाजपा है, अकाली दल है, और वो एक दूसरे भी हैं, वो जो वारिस पंजाब दे कहते हैं खुद को। इसमें अगर चन्नी चले हैं तो मतलब अब कह दें कि बंगाल हो रहा है पंजाब में, या नहीं अभी देखिए, रुकेंगे? नहीं 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 नहीं, रुकने की आवश्यकता ही नहीं है। बंगाल और पंजाब में कितनी सिमिलरिटी है, बस एक ही फर्क है। पिछली बार मैंने कहा था, कई लोग उसको ठीक से समझ नहीं पाए, चिढ़ गए। भाई दोनों बॉर्डर स्टेट हैं, और दोनों जगहों की समस्या कम से कम बॉर्डर स्टेट होने के नाते एक जगह डेमोग्राफी चेंज की है तो दूसरी जगह ड्रग्स और बाकी खतरों की है। पंजाब में कम से कम डेमोग्राफी की नहीं है। पंजाब में घुसपैठियों की समस्या नहीं है, लेकिन वहां पर सांस्कृतिक घुसपैठ की पूरी पूरी समस्या है। वहां पर रिलीजियस घुसपैठ की भी पूरी समस्या है। आप देख रहे हैं किस तरीके से जो वहां का कट्टरपंथ माइंडसेट है, उसको अभी सतलुज के जरिए जगाने का प्रयास हुआ, हालांकि वो बैकफायर कर गया। सतलुज ने जितना एक दूसरे पक्ष को जगाने का काम किया, इस समय भी नाश्ते और तमाम खाने के साथ वो फिल्में गांव-गांव में दिखाई जा रही हैं। लेकिन बेहलूब जी, 2014 से इस देश में जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ है, उसमें कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता। फिजिक्स का क्या शानदार है, क्रिया और प्रतिक्रिया, ये बल अब लगातार यहाँ लग रहा है। सतलुज फिल्म ने जितना एक वर्ग को जगाने का प्रयास नहीं किया, उसका 100 गुना उसने दूसरे वर्ग की सर्व शिक्षा अभियान की क्लासेस खोल दिया। कितने हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, कब कब कत्लेआम हुआ, और आप सोचिए कि बिट्टा जैसे लोग, बिट्टू जैसे लोग, वो पूछ रहे हैं हिंदुओं से कि यार तुम अपने बारे में कब बोलोगे, क्यों नहीं बोलते हो। तो ये तो जन जागरण का काम चल रहा है। हमारी उम्र के वो लोग होंगे जो 84 में, जिनकी उम्र 12 साल, 14 साल, 15 साल रही हो, आज वो अपने घर के मुखिया हैं। वे अपने बच्चों को वो चीजें बता रहे हैं कि किस तरीके से बसों से उतार के हत्याएं की गई थी। तो ये जन सामाजिक क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। और एक बड़ा प्रैक्टिकल 2-3 चीजें और बताऊंगा आपको, पंजाब क्यों बदलाव की तरफ खड़ा हुआ है और क्यों बंगाल जैसी एस्पिरेशन अब पंजाब में आपको देखने को मिलेगी। भाई साहब, ये बात बात पर पंजाब की सड़कें बंद कर देना, ये पंजाब की सीमाओं को जाम कर देना, पंजाब को तरह तरह के आंदोलनों की प्रयोगशाला बना देना। आप मुझे ये बताइए, ये जो बॉर्डर पर बैठे रहते थे, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे ये तमाम साल रहे हों जब सड़क बंद करके, कभी खनूरी बॉर्डर, कभी सिंगू बॉर्डर, कभी पंजाब के किसी सड़क को बंद करना, कभी रेलवे ट्रैक को बंद करना, ये खेले खाले अघाए लोग, ये वो जमींदार 10-12% जट सिखों की कौम और संख्या थी, जिनके पास आज भी खूब सारे खेत हैं। वो जाते थे, अन्न छिटकते थे, खेती करते थे, और उसके बाद उन्हीं प्रवासी मजदूरों, जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार से वहां प्रवास करते हैं, उनके पसीने के बदौलत अपनी खेती करते थे। और बुआई उआई हो जाने के बाद टन होके माल लेके ट्रैक्टर ट्राली लाद के और खूब खाना पीना लेके मसाज मशीन लेके आके सड़कें जाम कर देते। उनकी तो फसल बढ़ रही थी, उन पर तो नहीं कोई लाठीचार्ज हो रहा था ना। अरे ससुर, उन पर तो कोरोना का भी असर नहीं हो रहा था जब सारे की नौकरियां छूट के बैठी थी। तो ये खेले खाले आगाए लोग थे जो पिकनिक करते थे। आप मुझे ये बताइए, पंजाब के उस समाज में 10-12% ऐसे धन्ना सेठों, ऐसे मनुवादियों, ऐसे उच्च कुलीन वर्गों, ऐसे सामंतों के सामने क्या 100% पंजाब इन्हीं सामंतों जैसा है? नहीं है। अगर है तो ये 42-44% दलित आबादी जो पिछड़ी है, जो खेतीहर मजदूर है, जो छोटे काम करती है, वो कहाँ रहती है भाई? वो तो उसी पंजाब में रहती है ना। तो ये जो 60-65-70% लोग जो इनकी पैदा की गई इंसर्जेंसी से सालों साल दुखी हैं, वो एक अंदर अंदर जल रहे हैं कि इन्हें ना तो कनाडा से इनके लॉन्डो ने पैसा भेज देना है, इनके पास फंडिंग आ जानी है, इनके पास एकड़ों एकड़ खेत हैं, इनको नगद पैसे मिल जाने हैं, ये मंडी माफिया के दलाल हैं,
ये फिर खाके और वहां मसाज कराएंगे या वहां पर हड्डियां तोड़ेंगे, वहां शराब पिएंगे। लेकिन वो लोग कहाँ? आप मुझे ये बताइए, जिस बंदे को काट के टांगा गया था वो किस समाज का बंदा था? क्या वो किसी गैर जट क्या वो किसी जट सिख का लौंडा था? नहीं था साहब। ये इसी 40, 42, 45% आबादी में से था। ये एक बहुत बड़ा क्रोध, गुस्सा, आमर्श ये उस वर्ग के अंदर है। दूसरा, जो हिंदू आबादी है, ये सतलुज ने वो काम कर दिया है। तो ये जो सोशल इंजीनियरिंग है पंजाब की, यह पूरी तरीके से पंजाब में एक आंदोलन बन के खड़ा हो रही है। आने दीजिए समय। इनके सामने ये 12% जट सिखों का डोमिनेंस इस बार खत्म होगा पंजाब में। ठीक बंगाल की तरह ये धरती तैयार है, ठीक हरियाणा की तरह ये धरती तैयार। और एक चीज और बताऊं, जब अपनी औलादों की जान पर आती है ना, तो फिर सारी वर्जनाएं टूट जाती है। ड्रग्स, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ड्रग्स पंजाब में एक बहुत बड़ा अंडर करंट रखने वाला मुद्दा है। और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि ये अक्रॉस दी सोसाइटी है। इसमें गैर जट, जट, रमदसिया, दलित, ओबीसी, क्रिश्चियन कन्वर्टेड जो हैं वो, या हिंदू, ये कुछ भी नहीं रह गई हैं। ये वर्जना कहीं नहीं रह गई, क्योंकि वो नशा किसी को नहीं छोड़ रहा है। और एक चीज, इस नशे की के समस्या को लेके वहां के समाज में ये बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि भाई देख, इसे तो मोटा भाई वाली सरकार होगी ना, अमित शाह वाली सरकार होगी, वही कंट्रोल कर पाएगी। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा चेहरा और एक अच्छी सोशल इंजीनियरिंग के साथ पंजाब को इस बार टैकल कर रही है। और एक अंतिम बात मैं कहूंगा, ये वो भाजपा निकल चुकी है, जैसे नहीं कि मेरे मुंह से निकल गई। तो भाई साहब, अब ये नई भाजपा निकल चुकी है कि ये बंगाल में बंगाली भाजपा होकर लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में यूपी भाजपा, बिहार में एक अलग भाजपा, बाकी जगह एक अलग भाजपा, पंजाब में आपको एक दूसरी भाजपा। पंजाब की सोशल इंजीनियरिंग को टैकल करके ये जो माइक्रो पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग टर्न होगा। और पंजाब बिल्कुल सच चुका है। मुझे लगता है कि पंजाब बंगाल की तर्ज पर अब हमें डे बाय डे पंजाब को जरा रीड करने की आवश्यकता है। जी दर्शकों, बिहार का चुनाव खत्म हुआ था तो हम ही दोनों बैठे थे और हम ही दोनों ने कहा था कि अब घोड़ा द्वारबंग से निकलकर बंगाल की ओर चला जा चुका है, और बंगाल खत्म हुआ तो पंचनद की ओर वो घोड़ा मुड़ चुका है। उसको रोकने की ताब किसी में नहीं दिखाई देती। और जान नहीं रहे हैं कि द्विकोणीय त्रिकोणीय मुकाबलों में तो भाजपा का मुकाबला नहीं है, इस बार तो पंचकोणीय मुकाबला है। तो भविष्यवाणी नहीं की हमारे ज्योतिषी साहब ने, नजूमी साहब ने, लेकिन इन्होंने जो कुछ भी किया वह भविष्यवाणी से कम नहीं है। और देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बढ़ाइए, ताकि हमारी आवाज और भी लोगों तक पहुंचे। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे 2 ठिकाने हैं, व्यालोकवाणी और प्रारब्ध। दोनों पर आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम बरसाते रहे हैं, प्लीज बरसाते रहिए, बड़ा अच्छा लगता है। अवनीश सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री